नमस्कार। किसान आंदोलन को आज पूरे 50 दिन हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर रिकॉर्ड तोड़ ठंड में किसान अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। हालांकि कल सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत भी होनी है। इस बैठक से पहले आज किसान संगठनों की एक बैठक हो रही है, जिसमें 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर परेड की तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। और अब कुछ ही देर पहले हमने सुना जिस तरह से कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बैठक से पहले कि वो खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। अब हालांकि कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है, जिसके समक्ष सभी पक्षों को जाना है और किसान यहां ना जाने की अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के 4 सदस्यों में से एक मनोनीत सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया है। उन्होंने लिखा है कि किसानों के जज्बात को देखते हुए अलग होने का एक कदम उठाया है। किसानों के हितों के मैं खिलाफ नहीं जाऊंगा और पंजाब और किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लगातार आलोचनाएं झेल रहे भारतीय किसान यूनियन मान के नेता भूपेंद्र सिंह मान ने आखिरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से अलग कर लिया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि किसानों के जज्बातों को देखते हुए मैंने खुद को समिति से अलग किया है। किसानों के हितों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। किसान संगठन इस इस्तीफे को अपनी एक छोटी सी जीत की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि समिति की साख नहीं बची है। हालांकि मान पर उन्होंने किसान राजनीति का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने का आरोप भी लगाया है। आपको लगता है कि एक छोटी सी जीत है आपकी, जिस तरीके से आपने समिति को खारिज किया? मान सकते हैं डिस्क्रेडिट हो गई कमेटी। अब उस कमेटी का वजूद ही खतरे में है। भूपेंद्र मान ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब सरकार किसके सामने पेश होने को कहेगी? किसान किसी भी सूरत में कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सामने जाने को तैयार नहीं है, लेकिन शुक्रवार को वो सरकार के साथ बातचीत के लिए जरूर जाएंगे। ये तय किया मीटिंग में जाएंगे। मीटिंग में जाके देखते हैं कि सरकार का रुख क्या, वहीं उसी समय फैसला करेंगे कि बात आगे बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो फिर देखेंगे क्या करना। किसानों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति से मान के इस्तीफे ने उनके पक्ष को मजबूत किया है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी दिलचस्प हो जाएगा। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को और सरकार को कुछ हलफनामे दायर करने हैं 26 जनवरी की परेड को लेकर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नया सदस्य नामित करेगा इस समिति में, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों को कोई निर्देश देगा, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो समिति के सामने नहीं पेश होंगे। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सुधीश कुमार राम, चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और भूपेंद्र सिंह मान का अपना नाम वापस ले जाने पर पंजाब में किस तरह की प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच 9वें दौर के बातचीत से एक दिन पहले आज भूपेंद्र सिंह मान, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी के मेंबर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपने आप को इस कमेटी से अलग कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया था। 4 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें पंजाब के भूपेंद्र सिंह मान, जो बीकेयू के अध्यक्ष हैं, उनको भी रखा गया था। लेकिन आज एक स्टेटमेंट जारी करते हुए भूपेंद्र सिंह मान ने ये बात साफ कर दी कि वो इस कमेटी से अलग होते हैं। वो पंजाब के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और उसके लिए वो कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। फिलहाल भूपेंद्र सिंह मान कौन है? भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के एक लीडर हैं। पंजाब के फ़िलहाल के दौर में करीब इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस कृषि कानून के सपोर्ट में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री को जाकर एक ज्ञापन भी दिया था और मांग की थी कि कानून रहना चाहिए। उनके ऊपर बहुत दबाव भी था। पंजाब में हर तरफ से ऐसी बयानबाजी, उनके ऊपर आरोप भी लग रहे थे कि वो पंजाब के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या किसानों के हितों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और शायद उसी दबाव का कारण है कि आज उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी करके अपने आप को इस कमेटी से अलग कर दिया है। अब आगे 2 चीज़ें हैं कि कल की मीटिंग में किसान यूनियन और सरकार के बीच अगर बातचीत होती है तो क्या वही रवैया अख्तियार करेंगे किसान यूनियन और सरकार जो पहले के 8 मीटिंग्स में हो चुका है, और उस कमेटी का क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी, वो उसमें अब चौथा मेंबर कौन आता है या सिर्फ 3 ही मेंबर की कमेटी रहेगी, इसका भी फैसला आगे देखने वाला होगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारे साथ खास मेहमान हैं पीडीटी आचार्य, पूर्व महासचिव लोकसभा।
बहुत बहुत नमस्कार सर। आपने आज एक लेख लिखा है और उसमें आपने जो कृषि कानून हैं उनकी संवैधानिकता को एक तरह से कुछ आपने बिंदुएं सामने रखी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी इस लेख को लिखने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? किन नियमों की अनदेखी आपको लग रही है जो हुई है इनको बनाने में? देखिए, जब ये राज्यसभा में पास हुए तो उस वक्त ही ये मामला उठा था कि वहां पर जिन्होंने वोटिंग में जो डिवीजन मांगा वो किया नहीं है और वॉइस वोट से सारे पास किए। तो ये एक तरह से उसका उल्लंघन तो था ही। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही उल्लंघन है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 100 उसके अनुसार हाउस का जो भी डिसीजन वो मेजॉरिटी आधार पर होगा। मेजॉरिटी कैसे तय की जाती है? वो तो नंबर के आधार पर, वॉइस वोट के आधार पर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात कि जो भी हाउस का किसी भी मामले में वो मेजॉरिटी के आधार बेस जो मौजूद है उनकी वोट से ये मेजॉरिटी तय हो। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा आर्टिकल 100 में। तो आचार्य सर, वह है आपने आपने आपका ये सवाल है कि राज्यसभा में जिस तरह से वॉइस वोट से पास किया गया वो संविधान के एक पहलू का उल्लंघन है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो उन्होंने डिमांड किया था कि डिवीजन हो। जब मेंबर डिमांड करते हैं तो उस वक्त के मुताबिक चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन थे उनको बताना था। वो इनका दायित्व है। कोई भी हो चेयरमैन, उसमें पीठासीन जो है तो उनका काम ये तो पूरा लिखा हुआ है। और कृष्ण का जब उल्लंघन हो और सीरियस हो जाता है। जो भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, उसके प्रावधानों के खिलाफ होता है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें बहुत तरीके से कही है जो जजमेंट्स। तो इसलिए मैंने ये बात, क्योंकि उसमें संविधान ठीक है आचार्य सर, ये भी एक संविधान का एक पहलू है कि जो संसद के अंदर कार्रवाई होती है उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। वो तो ठीक है, क्योंकि मैंने उस आर्टिकल में मैंने उसका भी आपने स्पष्टीकरण जिक्र दिया किया है। जी। क्योंकि उसमें बात यह है, उसमें लिखा है कि इरेगुलरिटीज जो है, प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के आधार पर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो प्रोटेक्शन है पूरा। जो हाउस का जो प्रोसीडिंग्स है उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती। वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। और सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान का जो उल्लंघन होता है वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है या उससे भी ज्यादा सीरियस है? तो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये राजा रामपाल के केस और भी कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां संविधान का उल्लंघन होता है वो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं होती, वो उससे ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। तो उसका नतीजा ये है कि जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो अब तक क्या और ये चैलेंज नहीं हुई है, ये एस्पेक्ट को लेकर के अब तक ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ? ये हुआ नहीं है अभी तक। मेरा पॉइंट ये है कि अगर होता है तो इसका पॉइंट, इसका आधार ये भी है। अब एक अन्य आधार पर इन्होंने चैलेंज किया है, जहां तक मैंने समझा है वो है ये सब्जेक्ट मैटर जो है, इसके कानून के जो सब्जेक्ट मैटर है ये स्टेट लिस्ट में आता है या करंट लिस्ट में आता है। अगर स्टेट लिस्ट में आता है तो पार्लियामेंट को इस पर कानून बनाने का
पार्लियामेंट का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चैलेंज मेरे ख्याल से मुख्यतः उस आधार पर है। ये जो मैंने जो आधार बताया उसके बेसिस पर नहीं है, लेकिन मैं ये जो लेख लिखने का उद्देश्य ये था कि दूसरा भी एक आधार इसमें होता है। जी सर, एक चीज़ और मैं आपसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जैसे हमने देखा समिति बना दी है और उसमें जो कार्रवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब आगे और क्या कर सकता है? और आपने एक अहम बात इस लेख में लिखी है कि सेंट्रलिटी, जो अहम जो बड़ा फैसला है वो तो संसद ही ले पाएगा। सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों का कितने संवैधानिक है नहीं है ये बता सकता है, लेकिन इनको हटाना है या नहीं हटाना है, रिपील करना है, ये सब हमारी संसद ही कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके बारे में हमें क्लियरली समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इश्यू है, ये जो कानून बने हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, यही एक इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। बाकी जो इश्यूज है वो तो पार्लियामेंट में ही तय होगा। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये इस तरह का केस आ जाता है, इसी आधार पर कोई केस फाइल करता है और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग करके अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जो इरेगुलरिटी प्रोसीजरल नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है, उस हालत में सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिडेट करके सारे प्रोसीडिंग्स को राज्यसभा को वापस भी दे सकते हैं कि आप इसको दोबारा कर लीजिए। जी उस हालत में जी आचार्य सर, आपने अपनी बातचीत हमसे की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना है, लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं और इनका यही कहना है कि अब तक इसका एक पहलू रहा है जो वॉइस वोट के आधार पर राज्यसभा में जिस तरह से आगे बढ़ा था, उसके आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्या संविधान का उल्लंघन हो रहा है। बहरहाल आपको बता दें इस मामले में राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी आज मदुरई पहुंचे, यहाँ पर पोंगल त्योहार को मनाया जा रहा है, इसमें वो जुटे और साथ ही उन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार पर किसान के मुद्दे पर वार किया है। The government is not just neglecting them. The government is conspiring to destroy them. They want to take the land of the farmer, they want to take the produce of the farmer, and they want to give it to their friends. Whose prime minister are you? Are you the prime minister of the people of India? Or are you the prime minister of two, three selected businessmen? I fully support the farmers and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. और देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे आपको मध्य प्रदेश से खबर दिखाएंगे। यहाँ पर एक नेता ने लड़कियों की शादी की उम्र पर आपत्तिजनक बयान दिया है। बुलंदशहर में एक रैली में एक समुदाय के लिए गाली गलौज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाइक पर सवार कुछ लोग बहुत ही भद्दी गालियां, अभद्र भाषा बोलते हुए सुने जा सकते हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। ये कल थाना शिकारपुर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों द्वारा एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़का हुआ एक वीडियो मीडिया पर डाला गया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई की गई और दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कोई रैली वगैरह थी, काय में कर रहे थे? ये तो जांच का विषय है, क्योंकि उनके द्वारा खुद ये वीडियो बनाकर और ये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ये जो युवाओं को शौक होता है वीडियो वायरल कराने का, सोशल मीडिया पे डालने का और अभद्र भाषा का इसमें जो प्रयोग किया गया है, वाकई में बहुत शर्मनाक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, ये पूरा मामला बुलंदशहर का जो आया है, आपत्तिजनक भाषा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मामला क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बताया जा रहा है कि जो राम मंदिर के लिए धन संग्रह होने की शुरुआत होनी है 15 तारीख से, उसके पहले बहुत सारे लोग कुछ जागरूकता यात्राएं निकाल रहे हैं। तो ये एक जागरूकता यात्रा का वीडियो बताया जा रहा है और पुलिस ने कहा है कि
ये वीडियो इन लोगों ने खुद ही वायरल किया है जिन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो को देख के खुद मुकदमा नहीं दर्ज किया है, बल्कि शायद किसी से एक तहरीर लेकर के यह मुकदमा दर्ज किया है, जिनका कहना है कि मैंने अपने मोबाइल पे वायरल वीडियो देखा जिसमें इस तरह लोग गाली गलौज कर रहे हैं उनके धर्म को, जिससे उनको चोट पहुंची है उनकी धार्मिक भावनाओं को। इसके बाद ये FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल कमाल। और वाकई में जिस तरह से जो युवा हैं भाषा जो ये बोल रहे हैं, इससे एक बहुत गलत संदेश भी जाता है। और सोशल मीडिया का जो ये प्रयोग किया है उसका भी असर हो रहा होगा वहाँ पे समाज में, तो उसके लिहाज से कुछ अपडेट तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि बहुत तकलीफदेह बात है, और खास करके ये कि एक ऐसे भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और जिनको मुसलमान लोग भी भले पूजा ना करते हो लेकिन वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम उनको मानते हैं, वो और उनकी महानता के, उनके गुणों के कायल हैं, उनके नाम पे अगर कोई जुलूस निकल रहा हो, मंदिर के लिए धन संग्रह करने के पहले कोई जागरूकता फैलाने के लिए, और उसमें अगर ये चीज हो तो वो ज्यादा अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और गहरी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से। हमारे देश में लड़कियों के विकास और बेहतरी में रुकावट रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच रही है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के विचार का विरोध करते हुए एक आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र की लड़की जब प्रजनन के लायक हो जाती है, 18 में परिपक्व हो जाती है, तो 21 साल में शादी क्यों? अब कांग्रेस ने इस बयान से तो पल्ला झाड़ लिया है और बीजेपी उन्हें पार्टी से निकालने की मांग कर रही है। इस पर भी विचार होना चाहिए कि ये उम्र 18 रहनी चाहिए या ये उम्र 21 साल कर दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सवाल नहीं था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने खुद इस सवाल को लपका और बेहद विवादास्पद बयान दे दिया। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है। किसी डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। इस बयान से बीजेपी आक्रामक है, कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा। सज्जन सिंह वर्मा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे लगता है ये मातृशक्ति और बहन बेटियों के सम्मान की जगह अपमान की बात उन्होंने कही है, और ये उनकी गंदे मानसिकता को बताता है कि वो किस तरह का सोच बहन बेटियों के बारे में रखते हैं। और न केवल ये उनकी सोच है, बल्कि मुझे लगता है वो जिस दल का नेतृत्व करते हैं उसकी नेतृत्व करता भी महिला है। और सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वे सज्जन सिंह जी के बयान से सहमत हैं या नहीं। भाजपा के नेताओं से अर्थ का अनर्थ करना कोई सीखे। भाजपा के नेता ये न भूले कि इसी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में 15 साल में महिला अत्याचार में देश में 1 नंबर पर कलंकित था। अगर सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान को वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तो उनका कहने का ये मंतव्य नहीं था और ना ये पार्टी की लाइन है। उधर इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अब एनसीपीसी ने मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर को भी इस मामले में खत लिखकर सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की पितृसत्ता वाली सोच रखने वाले शख्स को क्या सामाजिक जीवन में बने रहना चाहिए? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है बर्ड फ्लू से जुड़ा हुआ मामला। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को खोलने के आदेश दे दिए हैं। बाहर से चिकन मंगाने पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए गाजीपुर मुर्गा मंडी 9 जनवरी को बंद कर दी गई थी, लेकिन टेस्ट के लिए भेजे गए जो सैंपल्स थे करीब 100 से ज़्यादा
वो नेगेटिव आए जालंधर लैब से, तो फिर अब इस मंडी को खोलने के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। शरद शर्मा हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी दे रहे हैं। पहले दिन 16 जनवरी को दिल्ली की सबसे बड़ी पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर मुर्गा मंडी अब एक बार फिर खुलने जा रही है। यही नहीं, दिल्ली के अंदर जो दूसरे राज्यों से पोल्ट्री बर्ड्स लाने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, पैकेज चिकन लाने पर पाबंदी लगाई थी, वो भी हटा ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि क्योंकि जो सैंपल यहाँ से लिए गए थे वो नेगेटिव आए हैं, इसलिए जो पाबंदी लगाई गई थी, जो आदेश पाबंदी लगाने के लिए दिए गए थे, इससे संबंधित जितने भी पिछले कुछ दिनों में दिए गए थे वो सब वापस ले लिए गए हैं। यानी कि अब गाजीपुर मुर्गा मंडी फिर से खुलेगी। दिल्ली के अंदर जो बाहर दूसरे राज्यों से चिकन आता है या जिंदा पक्षी आते हैं, मुर्गे वगैरह, वो सब अब फिर से आ सकेंगे। और इससे पहले आज दिन में खबर आई थी, सुबह ही खबर आई थी कि जो गाजीपुर मुर्गा मंडी से जो 100 सैंपल लिए गए थे उनको जालंधर के लैब में भेजा गया, सभी के सभी नेगेटिव पाए गए। उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई, यानी उनमें बर्ड फ्लू वायरस जो है वो नहीं मिला, तो ये राहत की बात थी। तो ये कारण था। साथ ही बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस तरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनकी भी आजीविका जो है वो प्रभावित हो रही थी। पहले कोरोना काल में लोगों ने बहुत झेला है, तो इसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि अपने जो पाबंदी वाले उन्होंने आदेश दिए थे मुर्गा मंडी से संबंधित या फिर चिकन के कारोबार से संबंधित, वो सब वापस वो ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली में तीनों नगर निगम, उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम और पूर्वी नगर निगम ने जो आदेश दिए थे कि किसी भी दुकान पर या किसी भी रेस्टोरेंट पर चिकन या अंडे संबंधित कुछ भी अब नहीं बिकेगा, ना ही परोसा जाएगा, ये आदेश जो हैं ये बुधवार को तीनों नगर निगम ने अपने यहाँ जारी किए थे। तो दिल्ली सरकार के आदेश से ये जो निगम वाले आदेश हैं ये निरस्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में आदेश दिए हैं और वो एक अलग आदेश हैं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि क्योंकि केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह भी जो बात कह रहे थे कि मुर्गा मंडी खुली रहनी चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, इससे पैनिक फैल जाता है अगर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वही अब उसी लाइन पर अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चल पड़े हैं। तो संभावना है कि जब दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिया है कि मुर्गा मंडी खोली जाए और ट्रेड को फिर से चलाया जाए, तो संभावना है कि जो तीनों नगर निगम है वो भी इस बारे में विचार करेंगे और इससे संबंधित फैसले वो जल्द लेंगे। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक असमंजस क्या है हरिद्वार में। तो हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत आज मकर संक्रांति के स्नान से शुरू हो गई है, लेकिन कोविड के चलते कुंभ की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई। हरिद्वार में इंतजामों को लेकर प्रशासनिक हलकों में असमंजस क्या है, देखिए रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार महाकुंभ में कड़ाके की ठंड, कोहरे और कोरोना संक्रमण के डर के बावजूद मकर संक्रांति के स्नान में लाखों लोग पहुंचे। हालांकि कोरोना की वजह से कुंभ मेले को 3 महीने से घटाकर 1.5 महीना कर दिया गया है। कुंभ की अवधि है उसको भी कम कर दिया है प्रशासन ने। वो ये कोरोना जो वायरस चल रहा था उसकी वजह से कम करा गया है। थोड़ा लोग डरे हुए थे, भैया लोगों के मन में भय था थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माँ गंगा की कृपा है। गंगा में स्नान करने से पैसे ही रोग सब दुख दूर हो जाते हैं, कष्टों को हर लेती है गंगा मैया। धर्म के ऊपर आस्था टिकी हुई है और जब तक आस्था है तब तक धर्म जिंदा रहेगा। और ये साक्षात प्रमाण है कि गंगा माई में स्नान करने से सभी रोग, कष्ट, बाधाएं दूर होती है। हम आए थे जब मेरे को बुखार आ रहा था, मेरी तबीयत भी लूज थी और यहाँ आने से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अच्छा, दवाई गोली भी नहीं ली अभी। इस बार कुंभ की थीम ग्रीन गंगा है। प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है, लेकिन सुभाष चंद्र जैसे समाजसेवी कड़ाके की ठंड में लगातार प्लास्टिक को हरी की पौड़ी से हटा रहे हैं और लोगों को प्लास्टिक नदी में न डालने की हिदायत भी दे रहे हैं। 60 साल के बुजुर्ग सुभाष चंद्र बिना किसी से पैसे लिए गंगा की सफाई सालों से कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने शरीर गलाए थे इस माँ को लाने के लिए। हमारे पूर्वजों ने शरीर गलाए थे इस माँ को लाने के लिए। क्या समय नहीं आया इसको बचाने के लिए? पर हरिद्वार के महाकुंभ की तैयारियां कोविड के चलते प्रभावित हुई हैं।
हरिद्वार में ज्यादातर जगहें खुदी पड़ी हैं। साथ ही संतों के लिए तंबू लगे या न लगे, इस पर प्रशासनिक हलकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोविड को लेकर भी कुंभ मेले के अधिकारियों की अपनी दिक्कतें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहे, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, क्योंकि घाट में जिस तरह से स्नान के दौरान वो सारे गाइडलाइंस का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, तो हम लोगों ने सिर्फ घाट के बाहर जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें मास्क वगैरह रहे, इसके संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। कुंभ को लेकर 27 फरवरी को प्रशासनिक नोटिफिकेशन निकलने की संभावना है। तब पता चलेगा कि 11 मार्च को पहले शाही स्नान के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। कोविड के चलते ये तो सही है कि महाकुंभ की तैयारियां धीमी हुई हैं, लेकिन पहले की ही तरह श्रद्धालु और संत समाज महाकुंभ के इस आध्यात्मिक पर्व को मनाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब महाकुंभ की तैयारियों का ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में भी है और हाईकोर्ट से कई तरह के निर्देश मेला प्रशासन को मिल भी चुके हैं। हरिद्वार से पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आज मकर संक्रांति के अवसर पर रवीश हमने देखा हरिद्वार में हैं, तो आज गंगा आरती भी पहुंचे, वहां से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। हरिद्वार के महाकुंभ की शुरुआत आज मकर संक्रांति के पवित्र स्नान से सुबह से हुई है और आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त है, यहाँ पर गंगा आरती हो रही है। और ये जो गंगा आरती है इसकी बड़ी महत्ता है, क्योंकि जो भी आज सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं पवित्र स्नान करने के बाद में, ये सारे आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहीं रुके हुए हैं और गंगा आरती को देखकर और गंगा मैया की आरती करके उसके बाद वो अपने घरों की ओर जाएंगे। तो ये गंगा जो आरती है ये हरिद्वार की बहुत मशहूर आरती है और बड़ी आध्यात्मिक आरती है। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये आरती चलती है और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि एक इसकी आध्यात्मिक जो है पवित्रता तो है ही है इस आरती की, उसके अलावा जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरती से पहले जो है यहाँ मौजूद हज़ारों लोगों को गंगा को प्रदूषित न करने की जो शपथ है वो दिलाई जाती है। तो ये एक बहुत ही पर्यावरण के लिहाज से भी ख़ास है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य और बहुत ही आध्यात्म से परिपूर्ण ये नज़ारा है और इसको देखने सुनने के लिए, आरती को करने के लिए तमाम जो देश के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। आज सुबह मेरी यहाँ जो मेला क्षेत्र के आईजी हैं उनसे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास तक 2 लाख से ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ के पहले स्नान की कितनी महत्ता है। और ये कहते हैं कि जो गंगा मैया है इसमें 3 डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है, तो इसी मोक्ष की कामना में लोग आते हैं यहाँ पर। और ये आप देखिए कि गंगा आरती इस वक्त चल रही है और इस आरती को देखने के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत ही एनर्जेटिक जो आध्यात्मिक तरंगे हैं उनको यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। खड़े होकर, बैठकर आध्यात्मिक तौर पर एक ऐसा माहौल यहाँ पर बनता है जो बहुत ही अद्भुत माहौल होता है। तो इस आरती को देखने के लिए और उसको आरती को करने के लिए, गंगा आरती को आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। और ये जो आरती है ये अभी चलती रहेगी। अभी ये छोटी आरती हो रही है, उसके बाद में बड़ी आरती होगी और उसके बाद में गंगा मैया के जयकारे लगाए जाएंगे और फिर ये श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना करने के बाद में अपने अपने घरों की ओर वापस लौटेंगे। कोविड के वक्त इस आरती को जो है वो वेब के ज़रिए प्रसारित किया जाता था, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा होने की मंजूरी नहीं थी। तो यही आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं, जहाँ तक कैमरा पवन आपको दिखाएंगे, वहाँ तक लोग ही लोग मौजूद हैं और सारे लोग पूरे भक्तिभाव से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पवित्र स्नान है और उसके बाद में शाम को गंगा आरती हो रही है। तो यही वजह है कि जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं,
उनके लिए ये बहुत ही एक आध्यात्मिक खुशी का माहौल है। हरिद्वार से पवन के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केरल के कॉफी बाग मालिकों पर एक के बाद एक मार पड़ रही है। नई मार बारिश की वजह से है, जिसकी वजह से इनकी जो कॉफ़ी बीन्स की क्वालिटी पर तो असर पड़ा ही है और जो तोड़ लिए गए हैं वो सूख भी नहीं पा रहे हैं। ऊपर से बाजार में दाम भी घटते जा रहे हैं। कॉफ़ी की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। रुक्मणी जैसे छोटे कॉफी किसानों के लिए जनवरी में हो रही बारिश किसी आपदा से कम नहीं है। कॉफी बागानों में ये बीज चुनने का मौसम है, लेकिन बारिश से या तो कॉफी के बीज तबाह हो गए हैं या उनकी क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे काफ़ी बीज इस वक्त सुखाने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन कम धूप की वजह से हम इनको नहीं सुखा पा रहे हैं। संक्षिप्त में कहें तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, वायनाड इलाके में तमाम काफ़ी इंसान इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तो ये नुकसान, ऊपर से बाजार में कॉफी बीन्स के दामों में कमी, जो कॉफी के सीजन में आम तौर पर होती ही है। पिछले साल जून में कॉफी बीन्स के दाम 12,600 रुपए क्विंटल थे, जो 12 जनवरी को 11,400 रुपए क्विंटल रह गए। इससे भी कॉफी किसानों का संकट बड़ा हो रहा है। अगर हम पिछले 10 वर्षों पर नज़र डालें तो कॉफ़ी के दाम या तो जस से तस रहे हैं या कम हुए हैं, जबकि खेती की लागत 3 गुना तक बढ़ चुकी है। कर्नाटक के बाद केरल ही देश में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला राज्य है। सिंचाई या खाद पर सब्सिडी जैसी रियायतों के बाद भी किसानों का कहना है कि ये मदद कॉफी प्लांटेशन को उनके लिए फायदेमंद बनाने में कारगर नहीं है। हमारी आमदनी लागत से बहुत कम है। ऐसे में हमारे लिए कॉफी की खेती करना बहुत ही मुश्किल है। केरल सरकार को इस समस्या का एहसास है। उसका कहना है कि वो बाजार में किसानों को ठगी से बचाने के लिए इलाके के हिसाब से अपने कॉफी ब्रांड शुरू करने पर विचार कर रही है। हम अपने ब्रांड बनाने पर काम कर रहे हैं, जैसे मलाबार कॉफी, वायनाड कॉफी। हम किसान उत्पादक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार किसान सीधे कॉफी बेचेंगे, हम सारी मदद करेंगे। केरल से स्नेहा मैरीकोशी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहाँ 30 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। श्रीनगर में डल झील जमी हुई है, हाईवे बंद है और ट्रक फंसे हुए हैं। ये जमी हुई डल झील बीते 30 साल में कश्मीर की सबसे सर्द रात की गवाह है। यहां न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री तक गिर गया। 1991 के बाद से ऐसी ठंडी रात पहली बार आई है। इस ठंड के चलते कश्मीर के सारे जल स्रोत जम गए। शिकारे बर्फ की मोटी परत में अटक गए। पूरा डल लेक जम गया है। ये जो पानी है इसको कांच बन गया है। नलकों में पानी नहीं है। नाव चलाने वाले को तो बहुत मुश्किल होता है, उनको तो रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये सर्द लहर ऐसे समय चली है जब कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने वाली सड़क कटी हुई है। रविवार को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का ये पुल टूट गया, जिसकी वजह से सड़क को फिर से बनाने की समस्या कुछ और बड़ी हो गई है। अधिकारी कहते हैं काम पूरा होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और वो रामबन इलाके में एक बेली ब्रिज खड़ा कर रहे हैं। कश्मीर की इकलौती सप्लाई लाइन
बंद हो जाने की वजह से जरूरी सामान की किल्लत शुरू हो गई है। अगर हाईवे लंबे समय तक बंद रहा तो ये समस्या संकट में बदल सकती है। सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई स्टॉक भी नहीं है, खासकर फ्रूट छोड़िए, वेजिटेबल की कोई सप्लाई नहीं आ रही है पीछे से, कोई इंतजाम नहीं, ना किसी ने बर्फ हटाया ना कुछ। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेन रोड जा रहा है चार शरीफ, ये देखिए आप इधर कितनी बर्फ है। 3 जनवरी को भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ईंधन की राशनिंग का आदेश दिया। एक दिन कुछ हद तक सड़क खुली, लेकिन बीते 2 हफ्ते से हाईवे बंद है। सैकड़ों ट्रक वाले हाईवे पर फंसे हुए हैं और इनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। पिछले 30 साल में यह सर्द तरीन जनवरी का महीना है। श्रीनगर में -8.4 का मतलब यह है कि पूरा डल झील यानी 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बिल्कुल जम गया है। और ये शायद इससे खराब वक्त में नहीं हो सकता है जब कश्मीर पूरे मुल्क से कटा हुआ है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पिछले 2 हफ्तों से बंद पड़ी है और मरम्मत का काम जो सड़क पे हो रहा है उसमें एक और हफ्ता लग सकता है। हज़ारों लोग सड़कों पे दरमंदा है और यहाँ कश्मीर घाटी में एसेंशियल सप्लाईज की किल्लत हो रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।